नमस्कार। आज है 31 दिसंबर यानी साल का अंतिम दिन और आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ अपनी तीसरी किताब। ये एक ऐसा उपन्यास है जिस टाइम इसका प्रकाशन हुआ था उस टाइम इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी, बहुत ज़्यादा बातें हुई थी उस उपन्यास को लेकर। और उस टाइम पर ये उपन्यास पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहा था रीडर्स के बीच और राइटर्स के बीच। तो ये उपन्यास है जिसे श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा था। इस उपन्यास का नाम है राग दरबारी। राग दरबारी एक बहुत ही बहुचर्चित और बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है साहित्य की दुनिया में, खासकर हिंदी साहित्य की दुनिया में, क्योंकि इस उपन्यास में जो बातें हैं वो एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि लोग उपन्यास को पढ़ेंगे तो खुद से सवाल करेंगे या इसके ऊपर काफ़ी टाइम तक डिबेट कर सकते हैं कि जो इस उपन्यास में बातें बताई गई हैं वो सच में नहीं है, या कुछ बोले कि हाँ ये वही सब है। तो इसलिए इस उपन्यास के बीच में जो व्यंग चलते रहते हैं तो ये व्यंग उन रीडर्स के बीच में भी आते हैं पढ़ने के बाद जो इस उपन्यास को पढ़ते हैं। अगर हम बात करें इस उपन्यास के बेसिक थीम के ऊपर कि ये उपन्यास किस थीम पर रिलेटेड है, तो इस उपन्यास में नॉर्मल सी चीज़ है। ये उपन्यास जो पूरा चित्रित है वो उपन्यास है एक गांव के जीवन पर, कि गांव में किस तरह का जीवन होता है और शहर में किस तरह का जीवन होता है। इस उपन्यास की जो रचना हुई थी वो हुई थी 1968 यानी 1968 में। और उस टाइम इस उपन्यास की इतनी प्रासंगिकता नहीं मानी गई थी समाज में, लेकिन जैसे जैसे समय बदला लोगों ने इसे पढ़ा और नए रीडर्स ने इसे पढ़ा तो पता चला कि ये उपन्यास कितना सटीक है ग्रामीण जीवन को लेकर। इस उपन्यास की अगर हम बात करें तो इस उपन्यास में जो मुख्य किरदार में है वो हैं एक वैद्य जी जो इस पूरे गांव के कर्ता धर्ता हैं। गांव का नाम है शिवपालगंज। और एक प्रिंसिपल जी हैं और प्रिंसिपल जो हैं वो वैद्य जी के ही लगाए हुए उस स्कूल में लगे हुए प्रिंसिपल हैं, तो वो उनकी खुशामद करते रहते हैं। और वैद्य जी के पास एक उनका चेला रहता है जिसका नाम शनिचर है। उसका काम सिर्फ भांग घोटना होता है पूरे उपन्यास में। और वैद्य जी के एक भांजे हैं इसमें जिसका नाम है रंगनाथ। तो वो एक मेन कैरेक्टर है एक तरह से जो इस उपन्यास के जीवन को देखते हैं शुरू से अंत तक, क्योंकि जो रंगनाथ हैं वो शहर से आए हैं और अपनी इस तबीयत में सुधार के लिए वो गांव में कुछ टाइम रहने के लिए आते हैं कि मैं गांव में रहूँगा तो मेरी तबीयत में सुधार आएगा। और वैसे वो PhD स्कॉलर हैं और वो रिसर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ समय अपने मामा जी के पास रहने आते हैं। तो ये उस उपन्यास की जो मेन बेसिक स्टोरी है वो चलती रहती है। और इसके बाद उपन्यास में जो जो कांड होते रहते हैं, बीच बीच में जो जो काम होते हैं, वो इस उपन्यास में लिखा गया है। इस उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जैसा होता है कई बार कि शहरी लोग अपने जीवन को इस तरह एक बात से झुठला देते हैं कि शहरी लोगों को जो जीवन होता है उनमें ज़्यादा छल कपट होता है, राजनीति ज़्यादा खेली जाती है, और गांव का जो जीवन है बहुत ही पवित्र है, साफ है, निष्कलंक है, क्योंकि वहाँ ऐसी इस तरह की कोई राजनीति नहीं होती, ऐसा छल कपट लोगों के बीच नहीं है। लेकिन जो श्रीलाल शुक्ल जी ने इस उपन्यास में बताया है वो बताते हैं कि गांव का जीवन ये है जो इस उपन्यास में है, क्योंकि गांव में भी वो सब चलता रहता है, बीच बीच में राजनीति होती है लोगों के बीच, उसी तरह के कुकृत्य होते हैं, लेकिन उसे बस गांव का नाम देकर ख़त्म कर दिया जाता है कि गांव में इस तरह का कुछ नहीं होता है। लेकिन श्रीलाल शुक्ल जी ने इस उपन्यास में सभी पात्रों को उस तरह समेटा है, इस तरह लिखा गया है इस उपन्यास को, जो आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, असल जो जीवन है गांव का हो या शहर का हो वो इसी तरह है जो हमारे बीच घटित होता रहता है, जिसे हम अपने आंखों से देखते हैं। इस उपन्यास की जो रचना है वो एक व्यंग्य शैली में की गई है, क्योंकि बीच बीच में इस उपन्यास में तर्क वितर्क चलते रहते हैं, कहीं झगड़ा है, कहीं हास्यपूर्ण कृत्य होते रहते हैं, तो आपको पूरा मनोरंजन मिलता है इस उपन्यास के बीच बीच में। तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं इस उपन्यास में जैसे आप पढ़ेंगे तो शायद आप बोलेंगे कि कितना अद्भुत उपन्यास लिखा है श्रीलाल शुक्ल जी ने। इतनी छोटी छोटी बातों को इतनी बारीकी से लिखा गया है कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगता नहीं है आप कोई किसी की लेखक की रचना पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि ये सामने का कांड है और किसी ने आपको देखी इस बात को इस उपन्यास में उतार दिया है। तो इस उपन्यास को आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए कि किस तरह लोग की राजनीति चलती है एक जगह पर, या फिर बलपूर्वक किसी राजनीति को कैसे कोई कंट्रोल करता है, लोगों को कैसे अपना दास बनाए रखने के लिए अपने अपने षड्यंत्र करता है,
तो ये सब बातें इस उपन्यास में बखूबी बताई गई हैं। वैद्य जी जो हैं वो पेशे से तो वैसे वैद्य हैं, छोटे मोटे हाकिम नहीं हैं, बड़े ही वैद्य हैं। और उनका जो रौब है वो पूरे शिवपालगंज में इतना है जैसे एक IAS IPS का होता होगा एक ज़िले के अंदर। तो वो पूरा रौब इस वैद्य जी पूरे गांव शिवपालगंज में लेकर बैठे हैं। और जो उनके कार्यगत बीच में जो इनके चेला चंटारी हैं वो सब इनके कहने पर ही काम करते हैं, इनके इशारे पर ही सब काम होता है। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए ये सब है कि हाँ गांव में राजनीति है, सब कुछ प्रजा कर रही है, प्रजातंत्र चल रहा है। लेकिन किस तरह वो सब हिडन वे में एक ही व्यक्ति के हाथों में सारी सत्ता है, सारा बल है। तो इस तरह की बातें इस उपन्यास में बहुत ही जटिलता बातें हैं जो वो सरल तरीके से दिखाई गई हैं। और अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो इस उपन्यास में हमारे राजनीतिक ढांचे का भी बहुत अच्छी तरह विवरण दिया गया है। नॉट इन पॉजिटिव वे बट नेगेटिव वे में भी दिखाया गया है कि हमारा राजनीतिक जो ढांचा है, जो हमारा सिस्टम है, वो कितनी सख्ताई से काम करता है, कितनी जल्दी एक्शन लेता है किसी के थ्रू। तो इस उपन्यास में एक किरदार है जिनका नाम है लंगड़। तो वैसे इस उपन्यास में नामों की चर्चा बहुत ज़्यादा हुई है कि हम किसी के मतलब फिजिकली रूप से या हम सामने से ही देखकर किसी का अपना नाम रख देते हैं बजाय उसके जो उसके माता पिता ने उसका नाम दिया है। तो वो एक जो किरदार है वो अपने पैर से अपाहिज है तो उसका नाम लंगड़ रख दिया जाता है। और पूरे उपन्यास में उसका प्रोनाउंसिएशन वो लंगड़ के नाम से ही चलता रहता है। तो जो लंगड़ है वो अपने ज़मीन की नकल निकलवाने के लिए तहसील जाता है और वहाँ पर एक जो अधिकारी है उससे 5 रुपये की जो घूस मांगता है और लंगड़ उसे देने से मना कर देता है और वो बोलता है कि मैं सत्य की राह पर चलूँगा और जो मेरी नकल है वो मैं सत्य की राह पर ही लेकर अपनी नकल निकलवाऊँगा। और लेकिन उसके जीवन का अंत होने जा रहा होता है, वो बीमार पड़ जाता है, कितने साल महीने गुजर जाते हैं लेकिन लंगड़ को उसकी नकल नहीं मिल पाती है। तो इस तरह हमारे सिस्टम को भी दिखाया गया है कि कितनी सख्ताई से हमारा सिस्टम काम करता है किसी के अगेंस्ट और किस तरह हमारे जो कर्मचारी सिस्टम में बैठे हुए हैं वो बिना घूस के भी इतनी जल्दी काम कर देते हैं। जैसे लंगड़ को उसकी नकल मिलने में कितने महीनों का टाइम लग जाता है और अंत में आकर भी उसे वो नकल नहीं मिल पाती है। तो इस उपन्यास में जो मेन किरदार है रंगनाथ जी, वो एक न्यूट्रल किरदार का रोल प्ले करते हैं पूरे उपन्यास में। और इस उपन्यास में दो एक तरह से गुट बन जाते हैं। एक वैद्य जी का गुट होता है इसमें प्रिंसिपल साहब हैं जिन्हें वैद्य जी ने ही प्रिंसिपल बनवाया है अपने स्कूल में, और सनीचर हैं जो वैद्य जी के ही ग्रुप में हैं। और दूसरे गुट में जो है वो एक मिस्टर खन्ना हैं, वो एक टीचर हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब की और खन्ना जी की उनकी आपस में बनती नहीं है। तो इन दोनों के बीच में कोर्ट केस है वो चलता रहता है और कोर्ट केस का जो बीच का जो जरिया है वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो बहुत ही फ़नी वे में लिखा गया है, जिसे आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी उस किरदारों पर, उनकी बातों पर। तो अंत में जब वो कोर्ट केस इनके बीच में समझौता होता है मिस्टर खन्ना और प्रिंसिपल जी के बीच में, वैसे समझौता क्या होता है, वैद्य जी उन्हें बलपूर्वक ही उन्हें निकलवा देते हैं अपने स्कूल में से खन्ना जी को, और दिखाया ये जाता है कि ये सब एक समझौते के थ्रू हुआ है। तो अंत में जब रंगनाथ जी सब चीज़ को अपने आंखों के सामने देखते हैं कि किस तरह की राजनीति इस गांव में हो रही है, तो अंत में प्रिंसिपल साहब रंगनाथ के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम PhD कर रहे हो, मास्टर्स की हुई है, तो ऐसा करो तुम जहाँ से खन्ना जी निकले हैं तो वहीं पर तुम टीचर लग जाओ और गाँव के गाँव में रहना, अपने मामा जी के यहाँ पर ऐश करना। तो रंगनाथ जी उस पॉइंट से बहुत ज़्यादा निराश होते हैं कि अभी एक इंसान को आपने इस स्कूल में से बलपूर्वक निकाल दिया और ये दिखाकर निकाला है कि हमने समझौते के थ्रू उस इंसान को निकाला है और अब आप उसकी जगह मुझे दे रहे हैं। तो इस पर प्रिंसिपल साहब थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं तो यहाँ क्यों पड़े हो, तुम अपने शहर में जाओ, वहाँ की राजनीति देखो, वहाँ का जीवन देखो, इतना शांत जीवन है, इतना अच्छा जीवन है, यहाँ गाँव में क्यों पड़े हो। तो वो बोलते हैं कि गांव का और शहर का जीवन इतना भिन्न नहीं है जिस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू लोगों ने बना रखा है। तो ये सब जो राजनीति है, ये जो प्रसंग चलते रहते हैं, लोगों के बीच मतभेद, ये सब जो दोनों जीवन में है, शहरी जीवन की बात कर लो या फिर ग्रामीण जीवन की बात कर लो, तो ये चीज़ें आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ती हैं, ये जीवन भर चलती रहती हैं। तो इन चीज़ों का भी बहुत अच्छी तरह वर्णन इस किताब में आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम अंत में अगर बात करें तो हम किसी उपन्यास को या फिर किसी किताब को क्यों पढ़ते हैं, तो उसके दो मेन पहलू हो सकते हैं।
या तो हम किसी उपन्यास को इस वजह से पढ़ते हैं जो वो हमारे नेटिव लैंग्वेज में है, हमें पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी और अच्छा फील होगा, या फिर हम इस वजह से पढ़ सकते हैं कि इस उपन्यास को पढ़ने के बाद हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होगी जिससे हम अपने फ्यूचर में यूज़ कर सके। तो इस उपन्यास में व्यंग्य शैली को इतने अच्छे से दिखाया गया है ना, तो इस उपन्यास की मदद से आपके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, जो समस्याएं आपके सामने आती हैं, तो उनसे डील करने की जो आपके अंदर एबिलिटी है वो थोड़ा इम्प्रूव होगी, ये मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि समस्याओं को देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उनके सॉल्यूशन के लिए भी आपके थोड़ा दृष्टिकोण है वो थोड़ा ब्रॉड लेवल पे आ जाता है। तो इन बातों का बहुत अच्छे से जिक्र इस उपन्यास में किया गया है। इन सब बातों को अलग रखें तो इस उपन्यास की जो बेसिक थीम, इस उपन्यास में ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन के बीच के जो मतभेद हैं या फिर उनके बीच चल रही राजनीति और उनके बीच की प्रतिस्पर्धा और लोगों के बीच मनमुटाव, इस तरह के जो प्रसंग इस उपन्यास में है, उसके चलते इस उपन्यास को आपको एक बार ज़रूर मौका देना चाहिए इस उपन्यास को पढ़ने का, क्योंकि ये बहुत ही चर्चित और बहुत ही अच्छा उपन्यास है और मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले मंगाया था। इस उपन्यास के बारे में एक बात आपको बताऊं, श्रीलाल शुक्ल जी ने अपने जीवन में करीब 25 उपन्यास लिखे थे या किताब लिखी थी और कहानियाँ भी कई लिखी थी, लेकिन यही एक ऐसा उपन्यास था जिसकी प्रकाशन के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, ख्याति मिली लोगों के बीच। और जब 2011 में श्रीलाल शुक्ल जी का निधन हुआ तो उस समय काफ़ी लेखकों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार अकादमी से इनके बारे में इस तरह की आलोचना की थी कि इतने अच्छे उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल जी को इतनी देर में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, इसके लिए आपकी अकादमी को पछतावा होना चाहिए स्वयं पर कि इस तरह के व्यक्ति को आपने इतनी देर में पहचाना, उनकी कला को इतनी देर में सराहा गया। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये उपन्यास एक बार अपने जीवन में ज़रूर पढ़ें। बहुत ही अच्छा उपन्यास है ये, शुद्ध हिंदी है, बिल्कुल केवल सरल हिंदी है, आपको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी और आपको एक बार इस उपन्यास को ज़रूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये था हमारे आज के बुक रिव्यू का मेन टॉपिक, श्रीलाल शुक्ल जी की राग दरबारी पुस्तक। तो बस यहीं तक था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कल हैप्पी न्यू ईयर है, नया साल है, उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल मंगलमय हो और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए, प्रसिद्धि लाए और बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियाँ लाए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए उपन्यास, नई नई किताबें पढ़ते रहिए, नए नए लेखकों को पढ़ते रहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।